नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भरतपुर जिले के बारे में। इससे पहले हमने अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा और बाड़मेर जिलों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख लेना। तो चलिए भरतपुर जिले के बारे में आज पढ़ते हैं और जानते हैं इस जिले की प्रमुख बातें। तो भरतपुर का जो परिवहन कोड है वो क्या है? RJ05। बात करें भरतपुर की स्थापना की, तो भरतपुर की स्थापना जो है, भरतपुर रियासत की स्थापना वो मानी जाती है चूड़ामन जाट के द्वारा। 1700 के आसपास इन्होंने थून का जो है जीर्णोद्धार करवाया था, तो वहीं से भरतपुर रियासत की स्थापना मानी जाती है। लेकिन बाद में 1733 ईस्वी के अंदर सूरजमल जाट, जिन्हें जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, कौन? सूरजमल जाट। इन्हें भी भरतपुर की जो है संस्थापक माना जाता है भरतपुर का। कैसे? कि क्योंकि इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जो काफी प्रसिद्ध दुर्ग है, जिसका नाम क्या है? भरतपुर दुर्ग, जिसे हम लोहगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सूरजमल जाट ने वो दुर्ग का निर्माण करवा के भरतपुर नगर की, भरतपुर शहर की स्थापना की थी। तो भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सूरजमल जाट के द्वारा 1733 ईस्वी में भरतपुर दुर्ग की नींव रख के। बात करें भरतपुर के नामकरण की, तो जैसा कि आप नाम में देख रहे भरत नाम आ रहा है, तो जो भरत कौन थे? भगवान राम के भाई थे, है ना। और किनके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। तो उन्हीं के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया है? भरतपुर रखा गया है। बात करें यहाँ पर किनका शासन था भरतपुर के अंदर, तो पहले भरतपुर के अंदर जो शासन था वो सिनसिनवार वंश के जाट शासकों का शासन था यहाँ पर भरतपुर के अंदर। बात करें महाजनपद काल की, कौन से जनपद के अंदर आता था ये? तो शूरसेन नामक जनपद के अंदर आता था। इसके अलावा जैसे करौली, धौलपुर भी इसी जनपद के अंदर आते थे। इधर वाला जो क्षेत्र है मत्स्य जनपद के अंदर आता था। ठीक है, जैसे अलवर हो गया, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, इत्यादि जो क्षेत्र था मत्स्य जनपद में आता था। थोड़ा बहुत क्षेत्र भरतपुर का भी आता था मत्स्य जनपद के अंदर। ज्यादातर जो है वो शूरसेन जनपद के अंदर आता था। तो अगर जनपद देखें तो हम, तो किस में आएगा? शूरसेन के अंदर। अब बात करते हैं इसके आसपास की कौन कौन से जिले हैं जो इसको छूते हैं। ठीक है, जनसंख्या देख लो पहले। जनसंख्या में 9वें नंबर पर आता है और घनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर आता है कौन? भरतपुर। 503 है जनसंख्या घनत्व किसका? भरतपुर का। पहले नंबर पर जयपुर आता है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 है। ठीक है, ये दो ही जिले हैं जिनका 500 से ऊपर है, भरतपुर का 503 और जयपुर का 595। और जनसंख्या के मामले कौन से नंबर पर आ रहा है? भरतपुर 9वें नंबर पर आता है। आसपास के जिले देख लो आप कौन कौन से छू रहे हैं। देखो ये है हमारा भरतपुर, ये इस साइड ये जो है, ठीक है, ये है भरतपुर। गिलहरी के आकार का है। अगर आकृति पूछ लेगा कि भरतपुर जिले की आकृति किस प्रकार की है, तो गिलहरी के आकृति के अंदर बना हुआ है। ठीक है, आसपास के जिले जो इसको छू रहे हैं वो है एक तो अलवर, दौसा, फिर इधर ये करौली और इधर ये धौलपुर। ठीक है, 4 जिले छूते हैं, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। राज्यों की बात करें तो इधर से हरियाणा छू रहा है और इधर से ये उत्तर प्रदेश छू रहा है। तो 2 राज्य जो है भरतपुर की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जिलों के अंदर अलवर, दौसा और करौली और धौलपुर। ठीक है, उपनाम की बात करते हैं भरतपुर की, तो ये राजस्थान का पूर्वी द्वार कहलाता है, पूर्व के अंदर ही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसको भरतपुर को, और पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है भरतपुर को। तो ये इसके उपनाम है भरतपुर के। मेलों की बात करते हैं प्रमुख मेलों की, तो बसंती पशु मेला, बजरंग पशु मेला, जसवंत पशु मेला, गंगा दशहरा मेला, भोजन थाली मेला, जवाहर मेला, गरुड़ मेला इत्यादि जो मेले हैं वो भरतपुर के अंदर भरते हैं। ठीक है, एक बार नाम वापस से पढ़ लीजिए। देखिए, बसंती पशु मेला कहाँ भरता है? रूपवास नामक जगह पर भरता है। बजरंग पशु मेला उज्जैन नामक जगह पर भरता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर ही भरता है। और गंगा दशहरा मेला कामा नामक जगह भरता है। भोजन थाली मेला भी कामा के अंदर ही भरता है। जवाहर मेला डीग के अंदर भरता है। और गरुड़ मेला जो है बंसी पहाड़पुर नामक जगह पर भरता है। तो ये कुछ यहाँ के प्रमुख मेले हैं जो भरतपुर के अंदर भरते हैं। ठीक है, भोजन थाली मेला कहाँ भरता है? भरतपुर जिले के अंदर भरता है। बसंती पशु मेला, जसवंत पशु मेला कहाँ भरते हैं? भरतपुर के अंदर। गरुड़ मेला कहाँ भरता है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, चलिए गंगा दशहरा मेला वैसे कोटा का प्रसिद्ध है, लेकिन गंगा दशहरा मेला कहाँ भरता है? भरतपुर के अंदर। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। वैसे तो हमने 12 जिले के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अगर प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की पूछी जाए बात तो वो कहाँ है? भरतपुर के अंदर स्थित है, जो कि भरतपुर के जाट राजवंश के क्या है? कुल देवता है लक्ष्मण जी। ठीक है, भगवान राम के भाई। अभी भरत भी आ गए थे और अब लक्ष्मण जी भी आ गए हैं। चलिए, भारत का एकमात्र प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता हैं। इस मंदिर का निर्माण की शुरुआत किसने करी थी? वो महाराजा बलदेव सिंह ने करी थी और बलवंत सिंह ने पूरा करवाया था।
शुरुआत किसने करी? देव यानी देवता ने शुरुआत करी थी लक्ष्मण मंदिर की, बलदेव सिंह ने, और बलवंत सिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था लक्ष्मण मंदिर का। बात करें दूसरा प्रसिद्ध मंदिर जो है वो उषा मंदिर है, जिसे उषा मस्जिद भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो कन्नौज के राजा महिपाल की रानी, जिनका नाम क्या था? रानी चित्रलेखा, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे तुड़वा कर मस्जिद में बदल दिया। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर जो जाट नेता था, ये जाट लोग थे, उन्होंने इस मस्जिद को वापस मंदिर में परिवर्तित करवा दिया। तो उषा जो मंदिर है इसे मस्जिद भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। एक गंगा मंदिर भी यहीं पे भरतपुर के अंदर, जो कि मुगल और बौद्ध शैली के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर का जो सामने वाला भाग है वो मुगल शैली के अंदर निर्मित है, और पीछे वाला जो भाग है वो बौद्ध शैली के अंदर निर्मित है। बात करें इसका निर्माण जो है वो बलवंत सिंह ने आरंभ करवाया था गंगा मंदिर का, और जो समाप्त करवाया था, पूर्ण करवाया था, वो बरजेंद्र सिंह ने करवाया था। और ये बंसी पहाड़पुर जो जगह है भरतपुर के अंदर, वहां पे जो लाल पत्थर मिलते हैं, उन्हीं लाल पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है गंगा मंदिर का। तो मेन तो एक तो ध्यान रखना, मुगल और बौद्ध शैली के अंदर बना हुआ है। बलवंत सिंह ने आरंभ करवाया था और बरजेंद्र सिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। एक देव बाबा का मंदिर भी है यहाँ पर नगला जहाज के अंदर, और जिन्हें ग्वालों का पालनहार भी कहा जाता है, जिनका मेला भरता है भाद्र शुक्ल पंचमी तथा चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। किनका? देव बाबा का मंदिर, है ना। तो प्रमुख जो मंदिर, एक तो लक्ष्मण मंदिर ध्यान रखना, और एक उषा मंदिर कहाँ है? भरतपुर के अंदर स्थित है। बात करते हैं प्रमुख दुर्गों की, तो सबसे मेन दुर्ग लोहगढ़ दुर्ग, ठीक है, जिसके लिए कहा जाता है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा और हट जा गोरा पाछे ने। ये कुछ प्रमुख कहावतें हैं जो वो इसी दुर्ग के लिए हैं। और जो 2 व्यक्ति थे, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, इसमें 2 जो छोरे हैं वो कौन है? माधो सिंह और एक दुर्जन लाल है। तो ये इसी दुर्ग के लिए कही गई पंक्तियां हैं। किसके लिए? लोहगढ़ के लिए। बात करते हैं लोहगढ़ की कुछ प्रमुख बातों की। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है ये, जिसे अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है, और मिट्टी से बना हुआ किला है, इसलिए इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। राजस्थान में 2 ही दुर्ग है जो मिट्टी के बने हुए हैं, एक तो ये अपने लोहगढ़ हो गया और एक भटनेर दुर्ग, ठीक है, 2 है मिट्टी के किले। इसका निर्माण की बात करें तो सूरजमल जाट ने करवाया था। जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून जिन्हें कहा जाता है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो उसे क्या कहा जाता है? पारिक दुर्ग कहा जाता है। स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है लोहगढ़। अजयगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पर, लॉर्ड लेक जो था उसने कई बार इस पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार फेल हो गया, इसलिए इसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अभेद्य दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग में दोस्तों अष्ट धातु किवाड़ भी है ना, जिसे इन्हीं के सूरजमल जाट के जो पुत्र थे जवाहर सिंह, वो लेकर आए थे। कहाँ से? दिल्ली के लाल किले से निकाल कर। और ये वही किवाड़ है जो चित्तौड़गढ़ से लेकर कौन चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी लेकर चला गया था, और बाद में शाहजहां ने उसे लाल किले पर लगवा दिया था। तो जवाहर सिंह जो थे वो वहां से लेकर आ गए थे और लोहगढ़ दुर्ग में लगवा दिया था ये अष्टधातु किवाड़ को। और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह ने यहाँ पर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था, जहाँ पर जो है जाट शासकों का राज तिलक भी होता था। इसके अलावा यहाँ पर जाट राजवंश की जो कुलदेवी है राजेश्वरी माता, उनका मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, लोहगढ़ के अंदर। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें हैं किसकी? लोहगढ़ की। इसके बाद बात करते हैं डीग के किले की। डीग के जल महलों की बात नहीं कर रहे, डीग के किले की बात कर रहे हैं ना। तो इसका निर्माण 1730 में बदन सिंह ने करवाया था, और ये भी पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। बयाना दुर्ग, बयाना जो जगह है उसे क्या कहा जाता है? कब्रगाहों का शहर कहा जाता है। किसको? बयाना को। बात करते हैं बयाना दुर्ग। ठीक है भाई, पहले बात कर लेते हैं त्रिभुवनगढ़ की। पहले अगर ये आ गया बॉक्स, अब इसी की बात कर लेते हैं। तो बयाना दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों विजयपाल ने करवाया था, और उन्हीं के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था तवनपाल या त्रिभुवनपाल नाम था, उन्होंने त्रिभुवनगढ़ का निर्माण करवाया था। इसके बाद बात करते हैं वेर के किले की। तो महाराजा बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बयाना दुर्ग की बात करते हैं, मेन दुर्ग है ये भी लोहगढ़ की तरह, ये भी एक महत्वपूर्ण दुर्ग है जो कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल ने करवाया था। इस दुर्ग को दोस्तों शोणितपुर भी कहा जाता है, और इस जगह का नाम प्राचीन काल में बाणपुर था, तो इसलिए इसे बाणासुर भी कहा जाता है, बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है, और कब्रगाहों का शहर बयाना को कहा जाता है। यहाँ पर विष्णुवर्धन ने दोस्तों भीमलाट का निर्माण करवाया था, और ये भीमलाट क्या है? एक 8 मंजिला लाल पत्थरों से बना हुआ स्तंभ है ना, एक ऐसे लाल पत्थरों से बना हुआ 8 मंजिला स्तंभ है, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था, जिसे भीमलाट स्तंभ के नाम से जाना जाता है।
और बात करें पहला जो विजय स्तंभ है राजस्थान का, वो इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, पहला विजय स्तंभ। उषा मंदिर इसी के अंदर स्थित है, अभी पहले अपन ने पढ़ा था, है ना। वो कहाँ है? बयाना दुर्ग के अंदर ही स्थित है। प्रमुख महलों की बात करें तो डीग के महल और भरतपुर पैलेस या इसे सिटी पैलेस कह सकते हो आप। जैसे जयपुर का सिटी पैलेस है, उदयपुर का सिटी पैलेस है, वैसे ये भरतपुर का सिटी पैलेस है। डीग के महल इंपॉर्टेंट है, इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है और इनमें अधिकतर जो महलों का निर्माण है वो महाराजा सूरज सिंह ने करवाया है। ठीक है। इसमें गोपाल महल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा महल है और सर्वश्रेष्ठ महल है। इसके अलावा सावन भादो महल हो गया, किशन महल हो गया, और भी हरदेव महल है और केशव महल है इत्यादि, नंद महल है इत्यादि प्रमुख महल है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो महल है दोस्तों वो है गोपाल महल। ठीक है। सावन भादो महल भी यहीं पर स्थित है। सावन भादो का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें दोस्तों बहुत, क्योंकि 7-8 काफ़ी सारी चीज़ें हैं राजस्थान के अंदर, ये सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं, सावन भादो झील है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना आप, तो सावन भादो भी उसमें क्लियर हो जाएगा। नदियों की बात करें, यहाँ की प्रमुख नदियों में दोस्तों रूपारेल, बाणगंगा, गंभीर, कुकुन इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कहाँ की? भरतपुर की। रूपारेल, बाणगंगा, गंभीर और कुकुन। सबसे पहले रूपारेल की बात करते हैं तो ये अलवर के अंदर जो थानागाजी तहसील है वहां पर स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। और इसका जल कहाँ जाता है? मोती झील में जाता है। और इसी झील पर एक बांध भी बनाया गया जिसका नाम क्या है? सीकरी बांध। तो आप ऐसे ध्यान रख लेना कि रूपा रेल चलाना सीख रही है। क्या कर रही है? रूपा रेल चलाना सीख रही है। तो सीकरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? रूपा रेल नदी पर बना हुआ है। और मोती झील में भी इसका पानी जाता है। बाणगंगा जो नदी है दोस्तों, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं, है ना। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से ही नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। और इसी पर दोस्तों इसका जो जल है वो जाता है अजान बांध के अंदर। तो अगर किसी के बाण लग जाए तो उसकी क्या जान भी जा सकती है, ऐसे ध्यान रखना। तो बाण से बाणगंगा और जान जा सकती है, इसे अजान बांध के अंदर इसका पानी जाता है। और अजान बांध क्या करता है? अजान बांध से ही जो केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, उसी को जलापूर्ति की जाती है। बात करते हैं गंभीर नदी की। गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है ना। ये करौली से निकलती है और बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैनपुरी नामक जगह, वहां पर जाकर यमुना के अंदर मिल जाती है गंभीर। और बाणगंगा भी डायरेक्ट जाकर कहाँ मिलती है? यमुना के अंदर मिलती है। फिर कुकुन नदी की बात करते हैं तो इसी पर एक बारठा बांध बना हुआ है जिसका निर्माण राम सिंह के समय शुरू किया गया था, 1897 के आसपास लगभग। तो बारठा बांध है जो कि कुकुन नदी पर बना हुआ है। बात करें यहाँ की प्रमुख झीलों की तो मोती झील और बंद बारेठा बांध जो है, अजान बांध, सीकरी बांध इत्यादि प्रमुख झीलें कहाँ पर? भरतपुर के अंदर स्थित है। चलिए, वैसे नदी के अंदर क्लियर हो गया था लेकिन फिर से हमारे और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था रूपारेल नदी के पानी को रोककर, और मोती झील को ही भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। अब क्या होता है, जब रूपारेल नदी का जो पानी है वो कहाँ जाता है? मोती झील में जाता है। और जब मोती झील भर जाती है, एक तरीके से पूरी फुल हो जाती है, तो उसके बाद जो पानी है वो सुजान गंगा नहर में जाता है। और ये सुजान गंगा नहर के द्वारा जो पानी कहाँ जाता है? लोहगढ़ दुर्ग जो हमने पढ़ा था, है ना, उसके चारों ओर जो खाई बनी हुई है उस खाई के अंदर इस सुजान गंगा नहर का पानी जाता है। ठीक है। बात करते हैं बंद बारेठा की। तो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा बांध, जिसका निर्माण महाराजा राम सिंह के द्वारा कराया गया था। अजान बांध की बात करते हैं तो महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था अजान बांध का निर्माण, और केवला देव को इस बांध से जलापूर्ति की जाती है, अभी हमने पढ़ा था। सीकरी बांध क्या सीकरी? रूपा रेल चलाना सीख रही है, तो रूपा रेल नदी पर ये बांध बना हुआ है, सीकरी बांध, ताकि बाढ़ से बचा जा सके। रूपा रेल के अंदर अगर पानी ज्यादा हो जाए तो सीकरी बांध बचा लेगा। अभ्यारण्य की बात करते हैं यहाँ पर, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध अभ्यारण्य है यहाँ के। केवलादेव की से पहले हम बात कर लेते हैं बंद बारेठा की। इसे परिंदों का घर भी कहा जाता है और इसी अभ्यारण्य में बारेठा झील भी स्थित है। ठीक है। बारेठा झील भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है और परिंदों का घर कहा जाता है किसे? बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य को। मेन बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसी उद्यान में एक शिव मंदिर है जिन्हें केवलादेव के नाम से जाना जाता है, और उसी नाम से ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। और इस अभ्यारण्य का या उद्यान का जो निर्माण है वो किशन सिंह ने करवाया था। ये अभ्यारण्य जो है दोस्तों साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और एशिया के अंदर पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली ये केवलादेव अभ्यारण्य जो है ना। और इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है।
NH11 पर स्थित है और NH11 को हम नया जो नाम है वो NH21 है। ठीक है, NH21 पर स्थित है या NH11 पर स्थित है कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था वो 27 अगस्त 1981 को दिया गया था और 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया था। किसे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। आगे अन्य स्थलों की बात करें तो यहाँ पर जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद का जो निर्माण है दोस्तों महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था और सांप्रदायिक सद्भावना का ये प्रतीक है। रूपवास नामक जगह भी यहाँ की फेमस है क्योंकि यहीं पर खानवा का मैदान है जहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर जीत गया था। और ये जो मैदान है गंभीर नदी के तट पर स्थित है। वेर नामक जगह भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। और खानवा के युद्ध के अगर हमको प्रमाण चेक करने हो तो भरतपुर संग्रहालय के अंदर जाना पड़ेगा। सरकारी संग्रहालय के लो या भरतपुर संग्रहालय के लो, एक ही बात है, वहाँ पर खानवा के युद्ध के हमें साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो कि सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है और 1993 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। वेर जो है इसे बाग बगीचों का शहर कहा जाता है और भरतपुर की लघु काशी भी कहा जाता है। किसको? वेर को। और वेर के किले का निर्माण जो है प्रताप सिंह ने करवाया था। वेर का किला भी है जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। शुभंकर जो है यहाँ का दोस्तों साइबेरियन सारस अभी हमने देखा था जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? घना पक्षी अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का शुभंकर भी क्या है? सारस है। ठीक है, वीडियो आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले शुभंकर का वीडियो अपलोड कर रखा है, देख लिया होगा आपने। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें यहाँ पर तो 3A, NH11 और 140N यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें 11 ध्यान रखना इसका नया नाम क्या है? NH21 है और 52 भी है। भरतपुर जो है वो 4 जून 2005 को, कब? 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बना था। राजस्थान का 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को। कौन? भरतपुर। और सबसे छोटा संभाग भी ये, और इस संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले शामिल किए जाते हैं। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बना था भरतपुर। यहाँ पे भाषा जो है दोस्तों मेवाती और ब्रज भाषा बोली जाती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला ये दूसरा जिला है राजस्थान का। पहला कौन सा है? अलवर है। जनसंख्या की दृष्टि से 90वें स्थान पर आता है, हमने देख लिया था। घनत्व भी हमने देख लिया था, 503 है। और लालदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नगला जहाज भरतपुर के अंदर स्थित है, लालदासी संप्रदाय की। नौटंकी प्रसिद्ध है, यहाँ का जो लोकनाट्य है नौटंकी वो भरतपुर के प्रसिद्ध है। नौ जो है यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता है वो नौ भरतपुर के अंदर स्थित है और सर्वाधिक सांसी जनजाति जो है वो भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों ये था भरतपुर से संबंधित वीडियो। कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।